सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, FST1 MCQ लेक्चर सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये पार्ट 16 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन में जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 29 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 1 के इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स को। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है कि लेज़र क्या है, लेज़र के उपयोग, फाइबर ऑप्टिक्स की उपयोगिता। अगला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष से लाभ, नाभिकीय विखंडन और संगलन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु विभाजन, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संगलन, ऊर्जा का चरम स्रोत, सिक्का के दूसरा पहलू। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, एंजाइम स्थिरीकरण। तो इन सब टॉपिक्स को इस चैप्टर में, जिसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 1, इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 29 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है लेजर, LASER। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म लेजर का आप याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म। अगला है लेजर कैसे कार्य करता है। तो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, है ना, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यही इसका जो नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही इसका इम्पोर्टेंट जो वर्किंग प्रिंसिपल है, विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन का प्रकाश का प्रवर्धन, ये इसका मीनिंग यही हुआ। अगला प्रश्न का है लेजर की तरंगे कैसी होती है। तो लेजर की जो तरंगी होती है वो समान तरंग दैर्घ्य वाली कला संबंध तरंगे होते हैं, यानी कि कोहेरेंस तरंगे होती है। कला संबंधता क्या है तब, मतलब कि कोहेरेंस जो है वो क्या है। हमने देखा कि लेजर की तरंगे जो होती है वो होती है समान तरंग दैर्घ्य, मतलब एक ही जैसी वेवलेंथ वाली, और कोहेरेंस वाली होती है। तो कोहेरेंस होता क्या है, तो प्रकाश की तरंगों का एक दूसरे के साथ समान गति और तालमेल के साथ आगे बढ़ना ही कोहेरेंस यानी कि कला संबंधता कहलाता है। जब प्रकाश की तरंगे जो वेव्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ जब एक ही गति, एक ही मोशन के साथ बढ़ती हैं और एक दूसरे से तालमेल बनाकर चलती हैं, तो उसे ही हम कोहेरेंस यानी कि कला संबंधता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है, जानना चाहिए कि प्रकाश की गति कितनी होती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होती है प्रकाश की गति होती है। अगला क्वेश्चन है लेजर किरणें जिस स्थान पर पड़ती हैं वहां प्रति इकाई क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पड़ती है, क्योंकि लेजर किरणें फैलती नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आ सकता है, जिसमें आपको कहीं पे कुछ ब्लैंक दिया हुआ रहेगा और आपको उस पर भरना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया है। जिस स्थान पर लेजर की किरणें पड़ती है वहां छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पड़ती है, क्योंकि लेजर की किरणें जो होती है वो फैलती नहीं है। ठीक है, आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लेजर विशेष प्रकार के प्रकाश का स्रोत है जिसके कई गुण हैं। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, ब्लैंक छूट गया है तो आप इसको कवर कर लीजिएगा कि लेजर जो है वो विशेष प्रकार के प्रकाश का स्रोत है जिसके कई गुण हैं। तो यहाँ पे आपका प्रकाश के स्रोत में फिल इन द ब्लैंक्स रह सकते हैं। अगला प्रश्न है बालों के समान बारीक कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं। कांच के छोटे छोटे तार होते हैं जो कांच के बने होते हैं और उनसे जो है प्रकाश जो है वो ट्रैवल करता है, तो उस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस तकनीक का नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या फाइबर ऑप्टिक्स इसे कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें
साथ ही चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किस प्रक्रिया द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश है वो एक सिरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचता है, तो उस जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका नाम है बहुसंख्यक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रक्रिया द्वारा जो है प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, किसमें? फाइबर ऑप्टिक्स में, यानी ऑप्टिकल फाइबर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कुछ उपयोग बताएं। तो आपसे इनका उपयोग भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है इन ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। तो इनका जो उपयोग होता है दोस्तों, ये अंतर्दर्शी औजार यानी कि इंडोस्कोप, डाटा ट्रांसफर इत्यादि में होता है। डाटा ट्रांसफर जो आजकल हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो जो ये इंटरनेट है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो पहुंचता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ही पहुंचता है। अगला प्रश्न है, चांद पर सूखे समतल स्थान, जिसे शांति सागर कहा जाता है, पर किसके पैर के निशान अभी भी मौजूद है? चांद पर जो सूखे समतल स्थान जिसका नाम शांति सागर है, वहां पर आज भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जो पैरों के निशान हैं वो वहां पे मौजूद है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा जा सकता है कि उन जो यान से गए थे उस स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था? तो उसका नाम था अपोलो 11, उस मिशन का नाम था, और वो गए थे 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा ये चांद पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और उनके पैरों के निशान अभी तक मौजूद क्यों हैं? क्योंकि चांद पर जो है वायुमंडल नहीं है, तो वायु की अनुपस्थिति के कारण वो पैरों के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थावर भू उपग्रह, जिसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो वैसे कृत्रिम उपग्रह जो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और धरती से देखने पर स्थिर दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी स्थावर भू उपग्रह कहा जाता है। वो 24 घंटा में ही वो 24 घंटा में ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। साथ ही जब हम किसी स्थान से उन सैटेलाइट को देखते हैं तो वो हमेशा एक जगह पे स्थिर प्रतीत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नाभिकीय भट्ठी में ईंधन के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है नाभिकीय भट्टी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? जब एक बड़ा नाभिक, किसी परमाणु का एक बड़ा नाभिक जब दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो नाभिकीय प्रक्रिया जो बहुत ही अनियंत्रित होती है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की गति को धीमा किया जाता है उसे नियंत्रण में करने के लिए। तो उस न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को हम लोग विमंदक कहते हैं, जिसे मॉडरेटर कहा जाता है, और उसका उदाहरण है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम लोग नाभिकीय प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, जिसे विमंदक या मॉडरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रूस स्थित चेरनोबिल परमाणु विद्युत संयंत्र दुर्घटना कब हुई थी? तो जो परमाणु दुर्घटना हुई थी दोस्तों चेरनोबिल में, जो कि रूस में है, वो हुई थी 1986 में। ये काफ़ी भयंकर दुर्घटना थी, जो कि परमाणु रिएक्टर में जो दुर्घटना हो गई थी उसके कारण बहुत से लोगों की जानें भी चली गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप FST 1 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के रखी है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी कि आप FST 1 में कैसे आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आई बटन में भी दे दी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब दो हल्के परमाणु नाभिक एक नाभिक बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं अथवा मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके
एक नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक नाभिक टूट करके दो अलग नाभिक बनते थे, और इसमें क्या होता है कि दो नाभिक आपस में जुट करके एक नाभिक बनाते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन या संगलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी जैवीय प्रक्रियाओं का औद्योगिक उपयोग कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। जब जैवीय प्रक्रियाएं होती है और उनका उपयोग इंडस्ट्री में संसाधन के रूप में किया जाता है तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की दो प्रमुख तकनीक कौन सी है? तो बायोटेक्नोलॉजी की दो प्रमुख तकनीक है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और एंजाइम स्थिरीकरण। याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी की दो प्रमुख तकनीक है। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवाणुओं, एंजाइम और कोशिकाओं आदि के डैश तथा डैश पर आधारित है। तो बायोटेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? जीवाणुओं, एंजाइम और कोशिकाओं के नियंत्रण और उपयोग पर आधारित है बायोटेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज या मंद कर देते हैं और बिना स्वयं रासायनिक रूप से परिवर्तित हुए, उन्हें क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को कम या ज़्यादा कर देते हैं लेकिन वो खुद रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे उसे कैटलिस्ट। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में। और अगर दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें 800 क्वेश्चन के कलेक्शन है, साथ ही साथ दिसंबर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन की भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पीडीएफ को परचेज कर ले, जिससे आपको एग्ज़ाम के रिवीजन में काफ़ी मदद मिलेगी और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। FST 1 के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इस राइट साइड वाले प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।